शार्क टैंक इंडिया, जहाँ पर आपके सपनों की बोली लगती है, जहाँ पर आपके आइडियाज़ के दाम लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि शार्क टैंक इंडिया हम लोग देखते हैं, ऐवें मतलब मज़ा आता है और कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है, लेकिन उसमें से पर्सनल फाइनेंस की क्या चीज़ें सीखी जा सकती हैं? आज की वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शार्क टैंक इंडिया से सीखी जा सकती हैं या मैंने ऑब्ज़र्व किया और उसको हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली सीख है जो शार्क टैंक इंडिया से, वो है अपनी वैल्यूएशन को समझना। तुम्हारी वैल्यूएशन क्या है? जब शार्क टैंक आप देखेंगे तो उसमें जो शार्क्स होते हैं उनका एक मतलब बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, या जैसे वो बोलते हैं कि मुझे इतने परसेंट इक्विटी में इतना रुपए चाहिए, तो एक वैल्यूएशन उससे निकल के आ जाती है। ये वैल्यूएशन पे जब आप देखोगे तो एक जैसे मुझे याद आ रहा है ऑनेस्ट होम इंडिया, इसने 3% की इक्विटी पे 1 करोड़ रुपए लिए और वो भी 2% इक्विटी पर और 1% एज एन एडिशनल की मतलब रॉयल्टी के तरीके से। अब इससे फाइनेंशियल सीख हमें क्या मिलती है कि हमें केवल रिटर्न नहीं देखना है। अगर आप देखोगे इसमें वैल्यूएशन उसने 3% टोटल दिया, लेकिन वैल्यूएशन 3% के हिसाब से नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन 2% के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि 1% एज एन रॉयल्टी जो शार्क है वो ले रहे हैं। जब हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एफडी में, एसआईपी में, किसी शेयर में, वो कितना रिटर्न दे रहा है केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में उसके क्या टर्म्स हैं, कितना उसका एग्जिट लोन है, कितना उसका रिस्क है, ये सारी चीज़ें समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केवल वैल्यूएशन समझना कि इतने रिटर्न मिलेंगे, इतना पैसा अगर मैं डालूंगा इतना पैसा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कितने रिस्क के साथ वो रिटर्न आपको मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, शेयर्स देखेंगे जो 40% 30% का रिटर्न देते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन क्या उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी की गई है उस पर्टिकुलर शेयर की, उस म्यूचुअल फंड की, वो म्यूचुअल फंड पे एग्जिट लोड कितना लग रहा है, ये चीज़ें सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेसन हमें सीखने को मिलता है, कई बार शार्क से पूछते हैं कि आपके नंबर्स क्या हैं, आपके रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस कितना है, तो आप देखोगे तो एक जो फाउंडर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारा क्या कितना है, मार्केटिंग एक्सपेंस इतना है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बजटिंग बना के रखनी है, हमें अपने बजट पे काम करना है, हमें अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, कितने परसेंट कहाँ पर एक्सपेंस हो रहे हैं, कितने परसेंट सेविंग हो रही है, कितना परसेंट हमने इमरजेंसी फंड में डाला हुआ है। ये सारी कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये शार्क टैंक में बताया जा रहा है या हम उसकी बजटिंग देख रहे हैं, ये आपके रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है कि आप इमरजेंसी फंड बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। एक जो कंपनी होती है, जो स्टार्टअप होता है, उसको रनवे चाहिए होता है। रनवे मतलब कि कितना पैसा बचा हुआ है कुछ टाइम कंपनी रन करने के लिए। वैसे ही आपका इमरजेंसी फंड आपका पर्सनल रनवे होता है। आप मार्केटिंग एक्सपेंस कितना कर रहे हो, ये एक स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट है। उस मार्केटिंग एक्सपेंस जो आप कर रहे हो उससे कितनी रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, कितनी लीड जनरेट कर रहे हो, ये शार्क्स पूछते हैं। हमारे लिए आपने कितना इन्वेस्ट करा है, कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है, उससे रिटर्न कितना मिल रहा है, ये जानना और समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेसन है नेगोशिएशन। एक मुझे याद आ रहा है, अब्बास करके थे, अब्बास गाजी वाला या कुछ करके, तो उनको कुछ 80 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, 4% के आसपास। अब हुआ ये कि उस समय जो चारों शार्क्स थे, चारों शार्क ने 5 शार्क्स थे, सबने ऑफर दे दिए। अब अब्बास ने उस पर नेगोशिएट करना स्टार्ट किया और जो उनकी आस्क थी उससे बेटर डील लेकर गए। इसका मतलब क्या होता है कि नेगोशिएशन एक स्किल है, उस स्किल को हमें सीखना है, और ये स्किल आपके हर जगह काम आएगी। चाहे वो रेंट पे आपको घर चाहिए हो, वहाँ पर नेगोशिएशन आपका काम आएगा, सैलरी आपको नेगोशिएट करनी है, वहाँ पर काम आएगा,
कोई प्रीमियम आप ले रहे हो, कोई लोन ले रहे हो, वहाँ पर काम आएगा। कोई पॉलिसी आप ले रहे हो, वहाँ पर काम आएगा। जितनी ज़्यादा नेगोशिएट आप कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कभी भी किसी को जल्दी और तुरंत हाँ नहीं बोलना है और कभी भी डायरेक्ट ना नहीं बोलना है। जब हम नेगोशिएशन करते हैं तो नेगोशिएशन में जितना ज़्यादा वेट और कम्युनिकेशन किया जाता है उतने बेटर डील मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप पैसा पे कर रहे हो, वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सैलरी जब आप नेगोशिएट करते हो वहाँ पर ये नेगोशिएट करने पे मुझे नहीं मिलेगा, मेरी बात नहीं मानेंगे, इस थॉट प्रोसेस से बाहर आना है। क्योंकि कंपनीज तभी हायर करती हैं जब उनको ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत होती है उस समय आप नेगोशिएट कर सकते हो। जब ज़रूरत नहीं होगी तो नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। एक बार आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, प्रॉब्लम उस टाइम पे आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे उतना ज़्यादा। तो जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पर सैलरी नेगोशिएशन, आप रेंट लेने जा रहे हो, आपको एक फ्लैट पसंद आता है और जो फ्लैट का ओनर है वो बोलता है इसका मैं 22,000 रुपये प्लस मेंटेनेंस लूँगा। अब 22,000 को कम कराइए, नेगोशिएट करिए। वो ओनर के दिमाग में भी होता है कि थोड़ा बहुत नेगोशिएट अगर करेगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर आप उस पर ओके कर देते हैं, हाँ बोल देते हैं, तो वो नेगोशिएशन का जो स्पेस है, जो नेगोशिएशन का बैंडविड्थ है, वो निकल गया आपके हाथ से। तो वो नेगोशिएट करना, हो सकता है 500 रुपये आप केवल कर पाएँ, 500 रुपये निकाल के आप रख लेंगे, और अगर वही 500 रुपये आप SIP में डालेंगे तो 5-6 सालों में वो लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है नेगोशिएट करना, हर जगह नेगोशिएट करना। चौथा लेसन जो हमें मिलता है रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन का। रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे आपने देखे होंगे शार्क्स पूछते हैं कि तुम्हारा बिजनेस का रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, तुमने मल्टीपल ये प्रोडक्ट कर दिया, इसमें किस चीज़ से सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, किस चीज़ से कम पैसे आ रहे हैं, किस पे तुम फोकस कर रहे हो। वही चीज़ हमारे फाइनेंशियल जर्नी में, डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपने किया हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट का, कितना ज़्यादा। अब डाइवर्सिफिकेशन हर तरीके का होगा। डाइवर्सिफिकेशन होगा कि आपने गोल्ड, बॉन्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, शेयर, इन सब में डाइवर्सिफाई किया है। फिर म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरीके के डाइवर्सिफिकेशन किए हैं। कुछ लार्ज कैप ले लिया है, कुछ स्मॉल कैप ले लिया है, कुछ मिड कैप ले लिया है, कुछ आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, जो मैं नहीं कहता हूं करने के लिए, क्योंकि वो आपका 100% सिक्योर पैसा है, आपको पता है वो पैसे मुझे लूज नहीं करने हैं, वहां पर से आपने डाइवर्सिफाई किया है। जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन करके रखेंगे उतना ही रिस्क आपका कम हो जाएगा। शार्क से क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, क्योंकि अगर आपका एक प्रोडक्ट नहीं चला तो क्या दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चल सकते हैं, जो कस्टमर्स को अपील कर सकते हैं। वही चीज़ हमारे फाइनेंशियल लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ में, वेल्थ क्रिएशन की लाइफ में एप्लीकेबल होती है। कितना डाइवर्सिफिकेशन, कितने परसेंटेज का डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हो या करना चाहते हो, आपके रिस्क एपिटाइट क्या है। सबको एक जैसा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, सबको ऐसा नहीं करना कि 50% पैसे डी और डेब्ट में डाल दिए और 50% पैसे बिल्कुल रिस्क वाले में डाल दिए। हो सकता है सबका रिस्क एपिटाइट अलग अलग होगा। आपका रिस्क एपिटाइट कम है तो उस समय आपको FD, डेब्ट, लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड्स, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। किसी का रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, मैं ज़्यादा स्मॉल कैप में करता हूँ, मैं FD में बिल्कुल नहीं करता, जीरो करता हूँ। तो ये आपको अपना रिस्क एपिटाइट समझना, और रिस्क एपिटाइट समझने के बाद उसमें डाइवर्सिफिकेशन उस हिसाब से करना, अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 5, शार्क्स कई बार पूछते हैं, अगर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट है, कई सारी चीज़ें आप बेच रहे हो, वो पूछते हैं कि आपका हीरो प्रोडक्ट क्या है, किस प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप बहुत सारी प्लानिंग फिर उस प्रोडक्ट के अराउंड करते हैं कि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको ज़्यादा पुश करनी है, वो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिक रहा है तो उस प्रोडक्ट, और ज़रूरी नहीं है कि जब कोई भी कस्टमर या कोई भी स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, अगर उसने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। वो सोचते हैं कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, बट अचानक से चलने लगता है कोई दूसरा प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है, आपको स्पाइडर थॉट नहीं रखने हैं, आपको अपने अजम्पशन के हिसाब से नहीं चलना है,
आपको डेटा के हिसाब से चलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि टाटा मोटर्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, टाटा मोटर्स का शेयर ले लूँगा, ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल नहीं इस तरीके से सोचना है। डेटा आप देखो, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से रिटर्न कहाँ से मिल रहा है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, आपके लिए हीरो प्रोडक्ट क्या है, आपके लिए हीरो इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके अराउंड ज़्यादा चीज़ें प्लान करना, उसमें धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ाना। क्यों? क्योंकि सबका गोल अलग है। आपका लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, इसके हिसाब से। और ये एक बिल्कुल डिसीजन नहीं ले लेना है अपने एजम्पशन से कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। हमेशा डेटा ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए, डेटा के बेसिस पे ही डिसीजन लेने चाहिए। एक लास्ट आपको बोनस टिप में दे रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा शार्क टैंक में वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब उनका प्रोडक्ट ओके ओके है, चल रहा है, पिच भी ओके ओके गई, लेकिन जो ओनर है, जो मतलब उसका फाउंडर है, वो बहुत ही बूस्टअप है, उसको मार्केट की समझ है, उसको आता है। तो शार्क्स बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट हमें ओके ओके लगे, आपका मार्केटिंग प्लान हमें ओके ओके लगा, लेकिन हम आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम आप में पैसे डालना चाहते हैं। अपने ऊपर किया गया कोई भी एक्सपेंस नहीं होता, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है आज के लिए, वो इन्वेस्टमेंट होता है आपके फ्यूचर के लिए। अपने ऊपर अगर आप एक्सपेंस करेंगे, खर्चे करेंगे ना, ये इतना बड़ा रिटर्न देगा आपको, इतना ज़्यादा रिटर्न देगा कि वैसा रिटर्न आपको किसी भी शेयर मार्केट से, किसी भी म्यूचुअल फंड से, किसी भी दूसरे तरीके के इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, अपने ऊपर खर्च करना, खासकर सीखने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप शार्क टैंक इंडिया देखते हैं। इसके साथ ही जो मैं आखिरी में कहता हूँ हर बार, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।